प्यारे बच्चों, आज कुछ YouTube की समस्या के कारण हम लोग पूरी तरह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी प्रयास किया गया। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। आप लोग भी कोई भी चैनल खोलिए, कुछ भी बिंदु खोलिए, कुछ भी YouTube पर खोलिए तो संभव नहीं हो पा रहा है चलना। यह कंजेशन की समस्या है, यह व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। आशा करते हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग कक्षा या भेज रहे हैं आप तक, यह आप बाद में देख लेंगे, चल जाएगा वह। क्योंकि लाइव प्रसारण और बाद में रिकॉर्डिंग कक्षा चलाने में दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो यह रिकॉर्डिंग कक्षा फिर हम पुनः आपके व्याकरण की भी भेज रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये चीजें नहीं हो पा रही, नहीं चल पा रही, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम व्याकरण को भी उसी भांति आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग आइए, देखिए, गौर करिए। व्याकरण में हम लोग कुछ बिंदुओं को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को पूरे अच्छे भाव से देखे, जाने, समझे। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने अगले चैप्टर को, अव्यय को लेकर चलते हैं। तो अव्यय को आप सभी लोग गौर से देखें, जाने, समझें। हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अव्यय। कोई समस्या नहीं होगी, आपको बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कोशिश करिए, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। और यदि आपको लगता है कोई समस्या है तो इसकी छतपोड़ के हम आगे वाले समय में कर लेंगे। जब हम अव्यय शब्द को तोड़ते हैं तो यह शब्द कैसे निर्मित हुआ है, इसको आप बनाइए। आ और व्यय से मिलकर बना हुआ है। तो यह आ का अर्थ होता है नहीं, उपसर्गों का अर्थ तो आप सभी लोग जानते ही हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। व्यय का अर्थ क्या हो गया? खर्च होना। अव्यय जो ना खर्च हो, किसी परिस्थिति में ना खर्च हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। किसमें ना खर्च हो? अब तो एक बड़ी बात यह आती है, तो अभी तक हम लोग किसमें खर्च कर रहे थे, अर्थात किसमें ना खर्च हो, जिसको लिंग, वचन, कारक व काल में ना खर्च किया जा सके, अर्थात इसमें ना बांटा जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग अव्यय की संज्ञा देते हैं। ऐसा आप बनाएंगे, ऐसा आप तय करेंगे। क्योंकि अभी तक आप लोग जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा संज्ञा हुआ, चाहे सर्वनाम हुआ, चाहे क्रिया स्वरूप हुआ, चाहे आपका विशेषण हुआ, इन सारे बिंदुओं को आप सभी लोग देख रहे थे। इनको हम क्या कर रहे थे? इनको हम लोग विकारी के रूप में देख रहे थे। क्या कह रहे थे? विकारी हैं। संज्ञा भी विकारी था, सर्वनाम भी विकारी था, और क्रिया भी विकारी, और आप देख रहे थे विशेषण भी विकारी रूप में आए थे। यानी कि इनके लिंग, वचन, कारक, काल में हम परिवर्तन कर पा रहे थे, इसको परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन इसको हम किसी परिस्थिति में, यहां देखें, इसको विकारी कहा गया, इनमें परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन अव्यय क्या है? अव्यय। खर्च नहीं होगा, किसी में नहीं खर्च होगा। तो नहीं जो खर्च हो, किसमें नहीं खर्च हो? ठीक वही जिसमें विकार होता है उसी में ना खर्च हो। लिंग में ना खर्च हो, वचन में, मतलब लिंग का परिवर्तन ना कर सके, ना वचन का परिवर्तन कर सके, ना कारक का परिवर्तन कर सके, ना काल का परिवर्तन कर सके। तो इसको क्या नाम दिया गया? अव्यय नाम दिया। तो अब दूसरी बात पर निकल कर आते हैं। जब नहीं खर्च होगा, ये खर्च होता था तो विकारी था, अर्थात अव्यय को अगर हम कहना चाहें तो यह मूलतः क्या है? यह मूलतः अविकारी है। इसमें विकार नहीं कर सकते। अव्यय में कोई विकार नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी परिस्थिति में। यह किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें विकार नहीं हो सकता। तो इनको क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। इसमें विकार नहीं संभव है, नहीं होता है परिवर्तन, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकर चल पा रहे हैं। अविकारी शब्द इनको कहते हैं। अविकारी शब्दों को पूरे भाव से आप समझ गए होंगे, देख लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो क्यों अविकारी? क्योंकि इनके लिंग, वचन, कारक, काल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अब आप अव्यय की परिभाषा देख लीजिए। अव्यय किसे कहते हैं इसको भी जान लीजिए। अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जिसके लिंग, वचन, कारक, काल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। किसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आपने जान ली। अब मैं दूसरी एक बात यहीं पर और आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबसे साझा करना चाहता हूं। विचार करिएगा, बनाइएगा सभी लोग,
कोशिश करिएगा इस बात को जानने का कि यह अव्यय टॉपिक, जैसे हमारे पास यहां पर बहुत से पुराने और सुधी विद्यार्थी भी हैं, कुछ लोग नए भी हैं। इस बात को गौर करिएगा खूब अपनी अंतरात्मा से, भाव से, तभी चीजें पक्की हो पाएंगे। लेकिन अव्यय क्या आज तक आपको समझ में आया था? हमें तो ऐसा लगता है कि 80% विद्यार्थी केवल रट कर काम चलाते थे अव्यय का, हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन हम आपके साथ पूरी तरह जुड़ने वाले हैं, पूरी तरह आपके साथ लगेंगे, यानी कि आपके समझ के स्तर पर कार्य करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी समझ को बहुत व्यवस्थित बनाइए, बहुत व्यवस्थित करिए, तो चीजें बन जाएंगी, चीजें हो जाएंगी। और उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको फ्रंट पर आना होगा, आत्मसात करना होगा, चीजों को लेकर चलना होगा। तो अगर आप सामने आकर चीजों को बनाते हैं, लेकर चलते हैं, तो चीजें स्थापित हो जाएंगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको बहुत धीरे धीरे अपनी समझ बनानी होगी। क्योंकि यह अव्यय व्याकरण का जहां तक मैं समझता हूं बड़ा ही कठिन टॉपिक माना जाता है। तो पुस्तकों में तो बहुत अधिक दिया गया है, उतना आप पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। मैं कुछ आपको आपके उपयोगी तत्वों के स्तर पर हर बिंदु बताने की कोशिश करूंगा। आइए समझिए, देखिए, भाव बनाएंगे तो चीजें बन जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। अब ये तो अव्यय के बारे में जान गए, इसकी परिभाषा को जान लिया आप। चूंकि अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को आपने देखा कि ये क्या थे, ये विकारी थे। लेकिन अव्यय के बारे में कहा जाता है कि इसमें व्यय नहीं होता है, इसमें विकार नहीं होगा। तो विकार नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे? अविकारी। किसमें नहीं विकार होगा? लिंग वचन कारक काल में नहीं विकार होगा। इस बिंदु को गंभीरता पूर्वक बनाइएगा, नहीं तो चीजें आपकी मिस हो सकती हैं, नहीं तो चीजें आपकी गड़बड़ हो सकती हैं, नहीं तो चीजें आपकी अव्यवस्थित हो सकती हैं। ये आप कोशिश करिए, बनाइए अपने आप को। तो अब दूसरी बात पर आते हैं अव्यय के बारे में। इसके भेदों पर थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं। इसके जब भेदों की बात करते हैं तो यह पहला भेद इसका क्रिया विशेषण बताया जाता है। कहा जाता है अव्यय का पहला भेद क्या है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है, इसको हम अभी विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन भेदों को समझ लीजिए आप सभी लोग। दूसरा भेद क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है। पहला आपने क्रिया विशेषण अव्यय देख लिया, दूसरा आपने संबंध बोधक अव्यय देख लिया। तीसरे बिंदु पर जब हम चलते हैं तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या तीसरा हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। यह समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और जब चौथे नंबर पर आते हैं जिसको कहा गया कि विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, फिर से गौर करें आप, फिर से देखें। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार भेद किए गए। अव्यय के चार प्रकार बताए गए, अव्यय के चार भेद किए गए, जिसको आप गंभीरता पूर्वक गौर करेंगे, गंभीरता पूर्वक लेकर चलेंगे, तभी चीजें बन पाएंगे भाई। नहीं तो चीजें फिर वही मैंने कहा आपसे, बिखरती रहेंगी, टूटती रहेंगी, हिलती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो परेशान होने की कतई नहीं आवश्यकता है। चीजों को यदि आप गंभीरता पूर्वक बना लेंगे तो बहुत अच्छी और व्यवस्थित हो जाएगी बात। अगर गंभीरता पूर्वक नहीं बनाएंगे तो शायद ही व्यवस्थित हो पाए, अर्थात नहीं व्यवस्थित हो पाएगी बात। तो थोड़ा सा गौर करिए, अपने आप को लेकर चलिए, अपने आप को बढ़िया करिए, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो फिर देखिए, हम अगर कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि इन चारों भेदों की अगर चर्चा करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार भेद बताए गए। इन चारों भेदों को लेकर चलते हैं हम आपके लिए, एक एक भेद को आप लेकर चलें। पहले पॉइंट पर हम आपको लेकर चलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। यह आपका पहला बिंदु हो गया। तो इसको समझिए आप। अभी तक तो सभी लोग विशेषण को पढ़े थे, गौर करिए,
अभी तक हम लोग क्या विशेषण को पढ़े थे। विशेषण को हमने कहा था आपसे कि यह शेष है, इसकी अगली प्रक्रिया होती है शेषण, और इसमें हमने फिर भी उपसर्ग लगा दिया तो भी धन शेषण कर दिया, तो शब्द का निर्माण क्या हो गया, विशेषण हो गया। आपने इस पर गौर किया था, आपने बनाया भी था इस बिंदु को, आप लेकर भी चले थे इस बिंदु को, आप तय कर लिए कि यह विशेषण हो गया। थोड़ा सा और गौर करिए, थोड़ा सा और बनाइए अपने आप को। यह विशेषण यदि हो गया तो विशेषण का अर्थ जो विशेषता बतलाए, हम पीछे क्या पढ़े थे, यही तो पढ़े थे ना, विशेषण का अर्थ जो विशेषता बतलाए, किसकी विशेषता बतलाए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, यही तो हमने विशेषण के संदर्भ में पढ़ा था। लेकिन यहां साफ साफ लिख दिया गया, आप गौर करिए, यहां पर आपसे लिखा गया, आप यहां तय करिए क्या लिखा गया, कहा गया कि क्रिया विशेषण। विशेषण तो है, विशेषता तो बतलाएगा, लेकिन किसकी विशेषता बतलाएगा, केवल क्रिया के विशेषता बतलाएगा। तो ऐसे पदों को, क्रिया विशेषण को हम किस में रखते हैं, अव्यय में रखते हैं, और यह अविकारी है। गौर करिएगा हर बिंदु पर। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, यह अव्यय है, इसके लिंग, वचन और कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। खूब अच्छे से गौर करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं समझ में आएगा। और मैं ये भी जानता हूं, इसके पहले आप कितनी भी बार पढ़े होंगे अलग अलग लोगों से, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ लोग शायद अच्छा पढ़े हों, शायद ही समझ में आया होगा आपको। यह दुर्भाग्य है कि आज लाइव क्लास नहीं चल पा रही, आपकी रिकॉर्डिंग मैं आप तक भेजूंगा, लेकिन अगर लाइव होता तो आपको आज समझ में पूरी तरह से हर बिंदु आता, आप टीका टिप्पणी भी करते और मैं आज आपसे पूछकर कहलवा भी देता कि शायद ही आपको समझ में आया हो आज के पहले। तो आप चिंता ना करिए इस बात की, हम बहुत व्यवस्थित तरीके से लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे हर बिंदु, हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से, हर बिंदु आपको समझ में आएगा, चीजें आपकी व्यवस्थित होंगी, अच्छी होंगी, यह मेरा वादा है आपसे। तो चलिए, क्रिया विशेषण यह अव्यय है, यानी कि इस क्रिया विशेषण के लिंग, वचन और कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम थोड़े से क्रिया विशेषणों को लेकर चलते हैं। आपको मैं उदाहरण करता हूं, लिखता हूं तेज, धीरे, यही तो है भाई, तेज पढ़ो, धीरे पढ़ो, तेज चलो, धीरे चलो, इसको तो आप बोलते हैं अचानक, सॉरी मैंने जैसे अचानक कह दिया, ये सब तो क्रिया विशेषण है आपके, इनको तो अचानक आ गया, आ जाने की विशेषता क्या हो गया, अचानक, ये सब क्रिया विशेषण है। अब बताइए क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में बताएं मुझे आप, क्या इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि तेज का स्त्रीलिंग तेजी कर सकते हैं, कतई नहीं। तेजे बहुवचन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तेजो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। धीरे का धीरी कर सकते हैं, धीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अर्थात कोई परिवर्तन नहीं संभव है किसी परिस्थिति में। अचानक का कोई परिवर्तन कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे पद हैं जिसमें कोई परिवर्तन अव्यय में नहीं किया जा सकता है, तो हम क्रिया विशेषण में भी नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्रिया विशेषण नामक अव्यय क्या हो गया, जो पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाए, ऐसे सारे पदों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो अब हम यहां पर क्रिया विशेषण को केवल पढ़ने वाले हैं। क्रिया विशेषण की बहुत सी बातें आपको बताई गई होंगी पुस्तकों में, या पीछे आप बहुत अधिक पढ़े होंगे, लेकिन हम आपके उपयोग की बात केवल कहेंगे, आपके उपयोग की चीजों को बताएंगे। आप यहां ध्यान देंगे, इसको आप देखेंगे तीन आधार पर, अगर देखते हैं आप, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर विभाजित किया जाता है। लेकिन प्रयोग और अर्थ के आधार पर आपको लेकर नहीं चलना है, हम आपको यहां पर केवल रूप के आधार पर, जो आपके लिए टीजीटी, पीटी, यूजीसी हायर तक के स्तर पर उपयोगी है, मैं वहां तक मैं आपसे कहता हूं निश्चित रूप से कि इस क्रिया विशेषण को 3 प्रकार से बांटा जाता है। रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इतना तो आप जानते हैं 3 आधार पर बांटा जाता है, लेकिन मैं आपसे इस बात की अपील करता हूं कि आप आइए हमारे साथ में, हम इन 2 भेदों को नहीं पढ़ेंगे, और अगर कभी प्रश्न मिला हो तो मुझसे आप साझा कर सकते हैं, मैं इसको आपको फिर बताऊंगा तब।
नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये उलझाऊ चीजें, हम उधर नहीं उलझना चाहते हैं। अगर वास्तव में आपका क्रिया विशेषण अव्यय चले तो 10 दिन का चैप्टर है यार, लेकिन हम आपको कैसे आपके उपयोग की चीजों को बताते हैं इसको देखिए। हम यहां पर खूब अच्छे से ग्राफिक को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम यहां रूप के आधार पर बांटते हैं तो यह भी 3 प्रकार का हो जाता है। विभाजन मैं सब बता रहा हूं आपको, रूप के आधार पर भी चलते हैं तो 3 प्रकार का हो जाता है। क्या? एक को कहते हैं मूल क्रिया विशेषण, दूसरे को कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरे को कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। गौर करिएगा, बातें बन जाएंगी 100%। अब यह क्या है मैं आपको बताऊं, अच्छे से देखिए। यहां पर यह मूल क्रिया विशेषण क्या है? मूल का अर्थ ही होता है क्या? मुख्य। मूल का अर्थ क्या हो गया? मुख्य। मुख्य क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण मुख्य। मूल का अर्थ क्या हो गया? मुख्य। जो मुख्य क्रिया विशेषण है वह मूल क्रिया विशेषण है। तो जो मूल क्रिया विशेषण है, जो मुख्य क्रिया विशेषण है, इस पर आप गौर करिए, इस पर आप चलिए, इस पर आप थोड़ा सा लेकर चलिए, अपने आप को बनाइए। जो मूल क्रिया विशेषण है, मुख्य क्रिया विशेषण है। अब मुख्य मतलब किसी रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैं कहूं वह फिर आ गया, फिर आ गया, इस वाक्य को मैंने लिख दिया। यहां आ जाने की विशेषता क्या है? फिर है। तो फिर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने मूल रूप में ही है। फिर मैं कहूं, यहीं पर फिर लिख देता हूं, वह अचानक आ गया, अचानक आ गया। तो आ जाने की फिर विशेषता क्या हो गई? अचानक। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो यह क्या हो गया? इसको एक नाम ऐसे क्रिया विशेषणों को दिया गया, इन दोनों को, कि यह अपने मूलावस्था में है, इसलिए मूल क्रिया विशेषण कहते हैं इनको। बातें बनी आपकी? यह अपनी मूलावस्था में है, इसलिए इसको मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको एक नाम क्या दिया गया? मूल क्रिया विशेषण। शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे, शायद आप बना पाए होंगे अपने आप को। इसको एक नाम क्या दिया गया? मूल क्रिया विशेषण नाम दिया गया। इसको एक नाम बताया गया कि ये मूल क्रिया विशेषण। हम बिना मिटाए आपको दूसरे बिंदु पर लेकर चलते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। क्योंकि अगर बिना मिटाए ही आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप देखिए, रूप के आधार पर हम दूसरे स्थिति में लेकर चलते हैं आपको। ये दूसरा चरण, यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? आप देखिए यहां पर, योग से, योग धन इक, तो यौगिक यानी कि किसी न किसी पद के योग से वह क्रिया विशेषण। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिखता हूं, वह प्रतिदिन पढ़ता है। मैंने उदाहरण लिखा, वह प्रतिदिन पढ़ता है। हमने अगर इस उदाहरण को लिखा तो आप देखिए यहां दिन मूल शब्द है, वह कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, यह विशेषण क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन इस क्रिया विशेषण दिन अपने मूल रूप में नहीं है, प्रति केवल लगाया गया। भाई अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। अगर जिसको दिक्कत हो रही हो उधर की तरफ से समझें, आपकी चीजें बनेंगी। क्योंकि हमने अव्ययी भाव समास में आपको बताया था, अगर प्रतिदिन को आप अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहते हैं तो अव्ययी भाव समास में आपको बताया गया था कि सारे उदाहरण क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसको मैंने वहीं पर बताया था आपको। जितने भी उदाहरण आपके होंगे वो सब क्या होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। तो अगर मैंने प्रतिदिन कह दिया तो क्रिया विशेषण हो गया, लेकिन दिन तो अलग शब्द है, प्रति अलग है, तो यह किसी न किसी पदों के योग से बना हुआ है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक और लिखता हूं उदाहरण, वह इधर उधर टहलता है, वह इधर उधर टहलता है। तो यहां आप देखिए एक शब्द वह हो गया और दूसरा क्या हो गया? टहलना हो गया। तो आप गौर करिए यहां पर, वह टहलता है, यह तो क्रिया हो गई, लेकिन इस टहलने की विशेषता क्या बता दिया? इधर उधर। तो चाहे अगर इधर होता
तब भी यह मूल होता, चाहे उधर होता तब भी मूल होता, लेकिन दोनों सामलात रूप में है, योग कर लिए हैं, इधर उधर हो गया है, एक कर दिया गया है, इसलिए इसे यौगिक क्रिया विशेषण कहेंगे। इधर उधर क्या हो गया, यह क्रिया विशेषण हो गया, और ना तो इधर एक शब्द है ना तो उधर एक शब्द है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण की संज्ञा देते हैं। अगर आप इस पर गौर करेंगे, आप इसको बनाएंगे, तो इसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, यौगिक क्रिया विशेषण का नाम दिया गया। अगर आप यहां पर गौर करते हैं तो चीजें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी, आप चीजों को लेकर चल पाएंगे, आप चीजों को बना पाएंगे। हम आशा करें कि आपको समझ में आ गया। सभी लोगों को दो बिंदु बताते चलेंगे, आप सभी लोग कहां से बता पाएंगे, लाइव है ही नहीं आज तो खैर। तीसरा होगा आपका कारणवाचक। अब मैं यहां पर आपको कारणवाचक बताता हूं। कारणवाचक वह क्रिया विशेषण होता है जिसमें किसी स्थानीय प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए। कौन सा क्रिया विशेषण, कारणवाचक वह क्रिया विशेषण होता है जिसमें किसी स्थानीय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं यहां एक उदाहरण लिखता हूं, वह अपना सिर पढ़ेगा। जैसे मैंने ये वाक्य लिख दिया, आप यहां गौर करिए, आप यहां बनाएंगे तो चीजें बन जाएंगी, आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। वह अपना सिर पढ़ेगा। जैसे कोई राम है, उसके लिए माता पुस्तक लेकर आती है और राम पुस्तक को फाड़ देता है, राम पुस्तक को गुम कर देता है, फाड़ देता है। तो माता गुस्से में आती है, क्या करोगे, अब अपना सिर पढ़ोगे, पुस्तक तो तुम गंवा दिए, पुस्तक तो तुम फेंक आए, पुस्तक तो तुम्हारी चोरी हो गई, अब क्या पढ़ोगे, अपना सिर पढ़ोगे। तो जो यह सिर पढ़ना है, पढ़ने की विशेषता क्या हो गई, अपना सिर। तो यह स्थानीय है, हो सकता है कि इसको कहीं और बोला जाए तो यह मान्य ना हो, इसका अर्थ यह ना लिया जाए वास्तव में सिर पढ़ना हो इसका अर्थ। तो ऐसे क्रिया विशेषण को, अपना सिर जैसे क्रिया विशेषण को एक नाम दिया गया, कारणवाचक क्रिया विशेषण नाम दिया गया। अब एक बिंदु और आपको यहां जानना है, कारणवाचक क्रिया विशेषण सदैव व्यंजना शब्द शक्ति में होगा, इतना तो जरूर तैयार कर लीजिए। कारणवाचक क्रिया विशेषण सदैव क्या होगा, व्यंजना शब्द शक्ति में होगा। आप कहेंगे ये व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, आप यहां देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वह अपना सिर पढ़ेगा, इसका तात्पर्य क्या हो गया, अपना सिर पढ़ेगा, इसका सीधा सा तात्पर्य हो गया कि वह व्यंजना में है कि नहीं है। व्यंजना तो है, हमें तो ऐसा लगता है। अभी आप देख लीजिए, सारे बिंदुओं का हमने यहां विभाजन कर दिया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार आप हमें बताते रहिए, एक बार आप हमें इस बिंदु से अवगत कराते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको फिर से बताएंगे, कोशिश करेंगे, आपको लेकर चलेंगे, आपको जरूर बताएंगे। यह तो हमारा क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण नामक अव्यय का एक सामान्य अध्ययन हो गया। सबको समझ में आ गया, फिर से तय कर लें, क्रिया विशेषण यह चार अव्ययों का एक भेद है। अव्यय जिसके लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन ना कर सकें, ऐसे पदों को अव्यय कहते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये चार होते हैं। जिसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण और नामक अव्यय को देखा, तो इसको तीन आधार पर बांट सकते हैं, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जिसमें प्रयोग और अर्थ की गिनती हम नहीं करेंगे, केवल रूप के आधार पर लेकर चलेंगे। रूप के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, मूल, यौगिक, कारणवाचक। जिसमें मूल रूप में क्रिया विशेषण आकर जुड़ जाए उसे मूल या मौलिक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह फिर आ गया तो फिर यहां पर मूल रूप में अपने है, इसलिए मौलिक कहते हैं। वह अचानक आ गया, अचानक भी अपने मूल रूप में है, इसलिए मौलिक कहते हैं। यौगिक को अगर देखते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रति और दिन मिलकर, यहां से आप गौर करेंगे, यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। और अव्ययी भाव के संपूर्ण स्वरूप को हमने बताया है कि अव्ययी भाव 100% यह आपका क्रिया विशेषण जाना जाता है। अव्ययी भाव का हर समास क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन भी क्रिया विशेषण है। लेकिन प्रतिदिन ना तो प्रति स्वतंत्र है ना तो दिन स्वतंत्र है, ये दोनों मिलकर, तो इसलिए हम इसको यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में तय करते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में बताते हैं। वह इधर उधर टहलता है,
तो ना तो इधर स्वतंत्र है ना उधर स्वतंत्र है, दोनों पदों का योग किया गया है, इसलिए इधर उधर को आप यहां देख सकते हैं कि यह यौगिक है। ऐसे भाव को बनाएंगे। और फिर कारणवाचक को हमने आपको बताया कि कारणवाचक में सदैव स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय शब्द वहां प्रबलता व्यक्त करते हैं, स्थानीय शब्द आपको प्रबल बनाते हैं। वह अपना सिर पढ़ेगा तो सिर वास्तव में नहीं पढ़ता है। और हमने इसकी दूसरी बात आपको बताई कि यह सदैव व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो आप, हमें लगता है कि क्रिया विशेषण नामक अव्यय को पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, जान पाए होंगे। दूसरे बिंदु पर हम आपको ले चलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा बिंदु है आपका संबंध बोधक अव्यय। इस बिंदु को हम लोग देखिए, जानिए, समझिए, आपकी चीजें पक्की होंगे। हम संबंध का यहां अर्थ एक बार फिर से बताते हैं आपको। यह समधन बंध नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। सम मतलब होता है सम्यक, बंध का अर्थ होता है बंधना। सम्यक रूप से जहां दो पदों का अंतर संबंध बांधा जाए। अर्थ क्या निकला यहां पर? ऐसे अव्यय, ऐसा कोई अव्यय जिसके माध्यम से दो पदों में अंतर संबंध बांध दिया जाए, इसी ही ऐसे अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। शायद आप सभी लोग बखूबी इस बात को समझ गए होंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण लिखकर यहां बताते हैं। जैसे मैंने कहा, कार्य के बिना सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है। हमने एक वाक्य लिख दिया आपके लिए, कार्य के बिना सफलता नहीं मिलती है। तो यहां देखिए, एक कार्य है, एक सफलता है। इन दोनों के बीच हमें अंतर संबंध तय करना है। और यह अंतर संबंध किस शब्द के माध्यम से बन रहा है? संबंध बोधक है, चूंकि अव्यय हम पढ़ रहे हैं और अव्यय का नाम संबंध बोधक है। तो गौर करिए, हमें किसके आधार पर संबंध हो रहा है? इस कार्य और सफलता दोनों शब्द में, दोनों पदों में केवल एक ऐसा अव्यय है, बिना। अब जिसके माध्यम से, बिना के माध्यम से ही हम इन दोनों पदों में संबंध स्थापित करते हैं। अब आप एक स्वरूप और यहां देख लीजिए। हमने कहा अव्यय है, तो अव्यय के लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बार करके देखिए क्या होता है। नहीं होगा। बिना का स्त्रीलिंग बना दीजिए, क्या बिन्नी होगा? होगा? अगर होगा तो मुझे भी बताएं। नहीं होगा। बिने होगा, बिना, बिनय होगा, कोई भी नहीं होगा। अर्थात यही सही है, सब गलत माने जाएंगे। इसके लिंग वचन कारक काल में बिना के कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसे क्या कहें? इस बिना शब्द को हम लोग 100% तय कर लें कि यह अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप चीजों को समझ जाएंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, बना लेंगे। तो यह अव्यय हो गया। तो कार्य के बिना सफलता नहीं मिलती है, आपने तय कर लिया, इसको बना लिया, आपने देख लिया। तो अब फिर इसको गौर करिए, फिर इसको बनाइए आप सभी लोग, फिर इसकी कोशिश करिए, फिर इसको व्यवस्थित करिएगा, आपकी चीजें और अच्छी होंगी। हमने कहा कि संबंध है, तो एक कार्य हो गया, एक सफलता हो गया। इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, के बिना के माध्यम से हो रहा है। तो दोनों के बीच में संबंध होने के कारण इसे संबंध बोधक अव्यय कहा गया। इसको हम देख लें, यह दो प्रकार का होता है। अब यह कैसे दो प्रकार का होता है, इसको हम आपको बताते हैं। हम तो बड़ी ही सतही चीजों को आपको यहां बताए, आप गौर करेंगे तो अभी बहुत सी बड़ी चीजें बची हुई हैं, उनको भी आपको समझना है, देखना है। यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या हो जाता है? पहला संबद्ध हो जाता है। संबद्ध, खूब अच्छे से गौर करेंगे आप सभी लोग। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। दूसरा आपका क्या होता है? असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। दो बिंदु आए आपके। पहला बिंदु आपने तय किया कि संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, दूसरा असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो आप यहां ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। अब यहां आपको मैं बताता हूं। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय में संबद्ध का अर्थ बधा होना,
इसको मैं देखता हूं, इसको फिर से मैं बताता हूं। सम मतलब सम्यक रूप से, बद्ध मतलब जो बधा हुआ। किससे बधा हुआ है? फिर यहां पर एक बात निकल कर आ गई, कारक चिन्हों से जो बधा हो उसे हम संबद्ध कहते हैं। गौर करिएगा इस बात को, संबद्ध जो कारक चिन्हों से बधा हो उसे ही संबद्ध कहते हैं। इसको आप गौर करेंगे, इसको आप बनाएंगे, जो कारक चिन्हों से बधा हो उसे ही संबद्ध कहते हैं। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अगर आप इसको लेकर फिर से एक बार चलिए, तो ऐसे अव्यय जो कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होकर दो पदों में संबंध बताएं। क्या है संबंध संबंध बोधक अव्यय? ऐसे अव्यय जो कारक चिन्हों के साथ बनकर दो पदों में आपको दो पदों में वह संबंध बताएं, इसे ही संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबद्ध संबंध बोधक अव्यय उसी को कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे। तो चलिए आते हैं संबद्ध संबंध बोधक अव्यय को देखते हैं। जैसे मैं कहूं, आपसे कुछ उदाहरण को देता हूं। जैसे मैं कहूं, अभी आपने पीछे कहा था क्या, जैसे मैं कहूं कि धन के बिना, जैसे मैं कहूं धन के बिना, तो अब इसका मैं उदाहरण बताता हूं, संबंध का ही सब उदाहरण बताता हूं आपको। मैं ऊपर लिखता हूं इस उदाहरण को एक बार फिर से। मैं इसका ए पहला उदाहरण, धन के बिना कुछ संभव नहीं। तो आप यहां देखिए, यह बिना तो शब्द लगा, लेकिन यह बिना जो है आप देखिए धन के इसके चिन्ह के बाद ही लग रहा है, इसके बाद ही लग रहा है। तो इसमें क्या हो गया? संबद्ध में यह विभक्त चिन्ह के बाद प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा कि यह क्या है? यह निश्चित रूप से किसी न किसी, यह अव्यय बिना जो है किसी स्वरूप में के साथ लग रहा है। अब यहां आप दूसरा, अभी आप पीछे एक देखे थे, कार्य के बिना सफलता नहीं मिलती। आपने दूसरा एक उदाहरण कर दिया था। तो यहां देखिए, कार्य और सफलता के बीच में संबंध बताया गया, लेकिन इस बिना अव्यय को तो हमने लिखा, लेकिन यहां पर के साथ दूसरा एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं लिखता हूं आपके लिए। नाचई कप नर मरकट की नाई। नाचे नर मरकट की नाई। यहां देखिए आप, गोस्वामी जी की यह पंक्ति है, नाचना और मरकट, नर और मरकट में संबंध है। तो आप देखिए यहां पर नाई जो है, तरह जिसको कहते हैं, यह तो अव्यय हो गया, जिसको आप तय कर रहे हैं कि यह क्रिया विशेषण के रूप में आया है, अव्यय के रूप में। लेकिन यह अव्यय किसके बाद लगा है? विभक्त चिन्ह के बाद। मतलब मनुष्य के नाचने में संबंध, बंदर और मनुष्य में नाचने में अंतर संबंध स्थापित किया गया है, लेकिन यह नाई अव्यय से तो जरूर जुड़ा है, लेकिन यह किस रूप में आप तय करें तो विभक्त चिन्ह के बाद प्रयोग किया गया है। ये आपके कुछ बिंदु है। लेकिन असंबद्ध में आपको मैं बताऊं कि इसमें अव्यय का प्रयोग तो जरूर किया जाता है। बस एक मिनट, इसमें अव्यय का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन वह अव्यय कैसा होता है? इसमें जो भी अव्यय होगा किसी संज्ञा के विकारी स्वरूप के बाद प्रयोग होगा। अव्यय जो प्रयोग होगा वो कैसे प्रयोग होगा? किसी संज्ञा के विकारी रूप के बाद प्रयोग होगा। विकारी रूप के बाद होगा, विकारी रूप के बाद लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप यहां ध्यान दीजिए, मित्रों सहित आना। गौर करिएगा आप सभी लोग, मित्रों सहित आना, हमने एक उदाहरण लिखा आपका। तो यहां आना जो है, यह देखिए मित्र संज्ञा के सहित अव्यय हो गया, इसको तो हमने अव्यय कह दिया, आप सभी लोग जान रहे हैं कि है भी यह। लेकिन यह मित्र का मित्रों कर दिया गया, तो यह मित्रों जो है यह संज्ञा का विकारी रूप है कि नहीं? बहुवचन है, तो यह सदैव आपका विकारी रूप के बाद ही आएगा। जैसे लोटे भर पानी लाना, मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूं, लोटे भर पानी लाना। तो भर यहां अव्यय हो गया, इसको तो आप सभी लोग संबंध बोधक अव्यय हो गया।
लेकिन यह किसके, आप फिर देखिए यह लोटा का बहुवचन हो गया, लोटा का बहुवचन, लोटे यहां प्रयोग किया गया, तो इसका बहुवचन आपने तय कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्वरूप को आप क्या कहते हैं, ऐसे स्वरूप को हम लोग असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऊपर वाला संबद्ध, दो बिंदु आज हो गए हैं। कल हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय को बहुत गौर से और विस्मयादि बोधक अव्यय को लेकर चलेंगे। आज आप लोगों की रिकॉर्डिंग कक्षा है, यदि आपका कोई भ्रम होगा, आपका कोई प्रश्न आएगा तो आप हमसे बातचीत करते रहिएगा, आपके हर प्रश्न का निवारण हम करते रहेंगे, आपको लेकर चलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।